वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वाली वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक कवर किए थे, आज हम कुछ अगले टॉपिक इसी में कवर करने वाले हैं। जिसने मेरी पुरानी वाली वीडियो बेटा नहीं देखी है तो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा और उसको तुम वहां से जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करने वाले हैं। पुरानी वाली वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे बेटा, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ। ये सारे हमने टॉपिक वहां कवर किए थे। आज हम रेसिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो बेटा हम रेसिस्टेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा रेसिस्टेंस समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है बेटा, सीधा मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। कहां पर रुकावट? करंट के रास्ते में रुकावट को रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब ठीक उसी तरह जैसे मान लो अपन गाड़ी पे जा रहे हैं और रोड पे बेटा जो ब्रेकर आ जाते हैं तो वो गाड़ी की स्पीड के कम कर देते हैं। तो वो ब्रेकर क्या है बेटा? रुकावट है। गाड़ी की स्पीड के लिए वो क्या है? एक रुकावट है। तो जैसे रोड पे ब्रेकर होते हैं, रुकावट का काम करते हैं, ऐसे ही बेटा हमारे करंट में करंट को रोकने का काम करते हैं हमारे रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा? करंट के रास्ते में रुकावट। तो मैं इसकी डेफाइन लिख देता हूं बेटा, डेफिनेशन लिख लो। द ऑब्स्ट्रक्शन offered by conductor in the path of current। सीधी सी बात है बेटा, करंट के रास्ते में रुकावट। करंट के रास्ते में रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। सिंपल। तो हमने रेसिस्टेंस को सीख लिया, करंट के रास्ते में रुकावट। करंट के रास्ते में रुकावट, हाँ, करंट के रास्ते में रुकावट को ही हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं बेटा। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, OHM डिनोटेड बाय, ये होता है सिंबल। इस सिंबल को ओमेगा भी कहते हैं हम। तो तुम्हें मेरे ख्याल से ऐसा यूनिट समझ में आ गई और रेसिस्टेंस भी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस की तरफ। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। इसको थोड़ा मेरे साथ बहुत अच्छे से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस भी। और इसको थोड़ा सा अच्छे से ये मिटा देते हैं पहले हम इसे। ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस सीखेंगे बहुत अच्छे से और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है बेटा। तो चलो चालू करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अच्छा, क्या मतलब है इसका बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस का? रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे ऊपर डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस तो मैंने तुम्हें बता दिया बेटा, करंट के रास्ते में रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं और करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस बेटा डिपेंड करता है लेंथ पर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे एक कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है मान लो कुछ 2 मीटर, एक कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है बेटा कुछ 4 मीटर। तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। प्रैक्टिकली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जैसा कि आप जानते हो बेटा ये बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, क्रैश कोर्स सीरीज है, तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी चलो एक बात छोटी सी बता देते हैं। ऐसे समझ लो बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। इस टकराने की वजह से स्पीड कम होती है। एक तरह से यही रेसिस्टेंस है। अब खुद से सोचो, अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगी बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा बार टकराएंगे, यानी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो रुकावट बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कोलिजन कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जब जाएगा बेटा तो कोलिजन देखो ज्यादा हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3, सिंपल। यहाँ 3 बार कोलाइड हुआ, यहाँ 6 बार कोलाइड हुआ। खैर ये तो समझाने के लिए था। लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर है बेटा रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नाम देखते ही क्लियर है। एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। जैसे चलो डायग्राम से समझाते हैं। जैसे कि एक ये वाला है कंडक्टर और एक ये वाला है कंडक्टर। देख के बताओ बेटा किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? सिंपल, जिसकी एरिया कम उसका रेसिस्टेंस ज्यादा।
जिसका एरिया ज़्यादा उसकी रेसिस्टेंस कम। अरे सिंपल है यार, एक पतली गली है और एक चौड़ी रोड है, खुद से बताओ कहाँ पर बाइक चलाना आसान है? बच्चा बच्चा जानता है, वहाँ बाइक साइकिल स्कूटी जो भी चला रहे हो तो फिर खुद से तुम समझ सकते हो पतली रोड पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा और चौड़ी रोड पर चलना थोड़ा आसान होगा। तो बिल्कुल, जिसमें एरिया ज़्यादा तो रुकावट कम, एरिया कम तो रुकावट ज़्यादा। हाईवे पे गाड़ी बहुत तेज चला सकते हैं और पतली रोडों पर या गलियों में गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है क्योंकि बेटा जगह कम होती है, कुछ वैसा ही। तो तुम समझ गए होगे मेरी पहली बात भी और दूसरी बात भी। तो रेसिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है बेटा, एक लेंथ पर और एक एरिया पर। चलो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा आर एल बाई ए। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रेसिस्टिविटी, इस कांस्टेंट को बोला जाता है बेटा रेसिस्टिविटी। चलो फिर हम रेसिस्टिविटी को भी बहुत अच्छे से सीखेंगे तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो पहले एक बार तुम इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो अब मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने रेसिस्टेंस सीखा, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस सीखा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ठीक है, हमने यहाँ पर देखा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और दोनों को कंबाइन किया तो बना था रो L बाई ए। इस रो का नाम होता है बेटा रेसिस्टिविटी। इसको कैसे लिखेंगे? R A बाई L, R A बाई L, और इस रो को कहा जाता है रेसिस्टिविटी, इस रो को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। इसकी ऐसा यूनिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, देखो निकाल के दिखाते हैं। रेसिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट आ गई ओम मीटर। यूनिट क्या आ गई बेटा? ओम मीटर। तो हमने रेसिस्टिविटी की यूनिट भी देखी, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला भी देखा आर ए बाई एल, और रेसिस्टेंस का भी फॉर्मूला देखा रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आर ए बाई एल। चलो अब हम आते हैं इनके इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, और कुछ सवाल जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं उन सवालों को हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल हैं वो देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ और क्वेश्चनों को करते हैं अब हम। चलो तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग भी बुक उठा सकते हो बेटा, बुक उठा लो तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि किताब से पढ़ने का एक मज़ा ही अलग होता है बेटा। तो बुक निकाल लो, बुक में एग्जाम्पल नंबर 12.6 दे रखा है, देख लो। मेरी एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल 12.6 है, तुम अपनी में देख लेना क्या है, वैसे तो सेम ही होगा। तो खैर एग्जाम्पल 12.6 में बोला गया है बेटा, एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है बेटा L, जिसकी लेंथ कितनी है L, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इस वायर का रेसिस्टेंस है, इस वायर का रेसिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है, इतना दे रखा है तुम्हें। इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है बेटा? 4 ओम। इसकी लेंथ कितनी थी L और एरिया कितनी थी A। बाद में बोला गया है इन्होंने क्या किया, इस वायर की लेंथ को आधा कर दिया। ठीक है, कर देते हैं, लेंथ को आधा कर देते हैं, और बोला गया एरिया को डबल कर देते हैं। ठीक है, कर दिया हमने, लेंथ को आधा कर दिया और एरिया को डबल कर दिया। बोल रहे हैं कि बताओ रेसिस्टेंस क्या होगा, बोल रहे हैं बताओ रेसिस्टेंस क्या होगा। पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब लेंथ L थी और एरिया A था तब रेसिस्टेंस था 4। जब लेंथ आधी कर दी, खुद से बताओ, अगर लेंथ घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा? खुद से बताओ। अभी मैंने बताया था बेटा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ना, हम तो घटा रहे हैं। लेंथ पहले L थी, हम L/2 कर रहे हैं, मतलब आंसर में रेसिस्टेंस कम हो सकता है क्योंकि पहले लेंथ ज़्यादा थी और अब लेंथ कम हो गई। तो लेंथ अगर कम हो गई है तो रेसिस्टेंस भी कम होने वाला है। आगे मेरी बात ध्यान से सुनना,
पहले एरिया बेटा कम था, बाद में एरिया बढ़ गया, और तुम्हें जानते हो बेटा कि अगर एरिया बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब क्लियर है, यहाँ आंसर 4 है और यहाँ कम आने वाला है उसे। खैर सॉल्व करके बताते हैं इसे, और हम तुम्हें दो तरीके से बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड और एक बेटा मेंटोस जिंदगी या शॉर्ट ट्रिक बोल दो उसे, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से तुम्हें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तुम्हें मेथड से बताते हैं जो बुक्स में दे रखा होता है, जो किताबों में दे रखा होता है, और लॉन्ग मेथड जो स्कूल्स में ज्यादातर कराते हैं। उसके बाद हम तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बेहतरीन, जो मजा आ जाएगा बेटा सुन के तुम्हें। सबसे पहले सुनो, पहला केस देखो जो इधर दे रखा है, R बराबर रो L बाई ए। जब लेंथ L थी, एरिया A था, रेसिस्टेंस कितना था 4, तो यहाँ 4 लिख दो, 4 रो L बाई ए। अच्छा, दूसरे केस के रेसिस्टेंस को R डैश मान लेते हैं, तो R डैश बराबर रो की जगह रो, क्योंकि मटेरियल नहीं बदला तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। अभी मैं बता दूंगा रेसिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा रेसिस्टिविटी के बारे में। जब तक बेटा हम वायर का मटेरियल नहीं बदलते तो रेसिस्टिविटी कभी नहीं बदलती। मतलब कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अभी और अच्छे से बताएंगे तुम्हें हम। खैर, आर डैश बराबर रो, एल की जगह कितना लिखोगे बेटा, एल बाई 2, और एरिया की जगह कितना लिखोगे, 2 इंटू ए। तो इसको जब सही से लिखोगे सिंप्लीफाई करके, तो रो एल बाई ए और 2 2 जा 4। और एक बात बता दो बेटा, ये रो एल बाई ए तो कुछ जाना पहचाना लगता है, किसके बराबर है, 4 के। तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, आंसर आया 1 ओम। मतलब देखो बेटा, नया वाला रेसिस्टेंस कम हो गया। हमने तो कहा था रेसिस्टेंस कम होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ घटा रहे हो, लेंथ घटाओगे तो रेसिस्टेंस कम तो होने ही वाला है, सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे कि आंसर कितना आया, 1 ओम। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं बेटा मेंटोस जिंदगी मेथड, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से बेहतरीन ट्रिक लेके आए बेटा तुम्हारे लिए, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को, और गजब की ट्रिक है मेरे पास, ध्यान से सुनना। लेंथ कितनी थी L, एरिया कितना था A, रेसिस्टेंस कितना था पहले 4 ओम, ठीक है। अब तुम्हें एरिया को देखना ही नहीं है, ट्रिक सुनो। लेंथ को तुमने क्या किया था बेटा, आधा, एरिया क्या हुआ कोई मतलब नहीं, लेंथ देखनी है हमें। लेंथ आधी हो गई तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, नया वाला रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पुराना वाला रेसिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर। n का मतलब कितने गुना लेंथ को बढ़ाया गया या घटाया गया, खत्म। n का मतलब कितने गुना लेंथ को बढ़ाया गया या घटाया गया। फिर सुन लो, r का मतलब पुराना रेसिस्टेंस, r डैश का मतलब नया रेसिस्टेंस। चलो नया रेसिस्टेंस निकालना है, पुराना वाला कितना है बेटा 4, पुराना वाला कितना है 4। लेंथ को कितना गुना बढ़ाया या घटाया, घटाया है। पहले L थी, अब L बाई 2 हो गई, यानी 1 बाई 2 का स्क्वायर कर दो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, और ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर भी 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1 ओम। मेरे ख्याल से तुम्हें ये ट्रिक समझ में आई होगी, सिंपल ट्रिक थी बेटा। R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू R। R डैश का मतलब नया वाला रेसिस्टेंस, R का मतलब पुराना वाला रेसिस्टेंस, और n का मतलब लेंथ को कितना बढ़ाया गया या घटाया गया। सिंपल। एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी ट्रिक से, और उसे तुम एक बार खुद से करके दिखाना पहले, और वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद खुद ट्राई करना। नहीं हो तो फिर वीडियो देखना बेटा, आगे मिटा देता हूं फिर मैं से। ठीक है बेटा, तो आगे मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे एक क्वेश्चन और लेने वाले हम, इसे मैं मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल 12.6। चलो समझो। जैसे बेटा एक वायर है, इसकी लेंथ है L, एरिया है A, और इसका रेसिस्टेंस है कुछ 2 ओम। कितना है 2 ओम। इस बार मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, इस बार मैंने इसकी लेंथ को 3 गुना बढ़ा दिया बेटा, यानी कि लेंथ कर दी 3L, एरिया A बाई 3 हो गया। खैर ये भी बता देंगे कैसे करते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन से। फिलहाल सुन लो, लेंथ L थी तो लेंथ 3L कर दी, एरिया A बाई 3 हो गया। अब बोला गया बेटा नया वाला रेसिस्टेंस निकालो, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो, और नहीं आए तो फिर देखना सोल्यूशन। चलो आते हैं फिर।
आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। जैसा मैंने बताया था, आर मतलब पुराना वाला रेसिस्टेंस, आर डैश मतलब नया वाला रेसिस्टेंस। अच्छा, तो पुराना वाला कितना बेटा? पुराना वाला है 2, नया वाला तो निकालना ही है। पुराना वाला है 2, देखो 4 लिख रहा हूं मैं पुराना वाला कितना है? 2। अच्छा, नया वाला में निकालना है। एन का मतलब लेंथ को कितने गुना बढ़ाया गया? कितने गुना? 2 गुना। अच्छा, 3 गुना, 3 गुना, ठीक है। पहले एल थी, फिर 3L मतलब 3 गुना, तो 3 का क्या कर दो? स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 2, यानी कि नया वाला रेसिस्टेंस हो गया 18 ओम। बहुत शानदार, नया वाला रेसिस्टेंस हो गया 18 ओम। तो हमने, मेरे ख्याल से तुम ये सब समझ गए होगे किस तरीके से होता है। अब मैं तुम्हें रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। रेसिस्टिविटी क्या था बेटा? RA/L। यूं तो ऐसा लगता है देखने में कि एरिया पर भी डिपेंड करता होगा और लेंथ पर भी, पर मजे की बात यह है बेटा, रेसिस्टिविटी ना तो एरिया पर डिपेंड करता है और ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर ही होता है, लेकिन जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। याद रखना, रेसिस्टिविटी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है और वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब जब तक तुम मटेरियल का नेचर नहीं बदलोगे, कुछ भी कर लेना, रेसिस्टिविटी बदलेगी नहीं। अगर तुम बेटा कॉपर के वायर को खींचो, उसको दबाओ, कुछ भी करो, तुम बेटा उसका रेसिस्टिविटी नहीं बदल सकते। हाँ, रेसिस्टेंस बदल सकते हो, रेसिस्टिविटी नहीं। रेसिस्टिविटी बदलनी है तो मटेरियल बदल दो, कॉपर की जगह आयरन ले आओ, आयरन की जगह कुछ और ले आओ, तो फिर कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी बदल जाएगी। खैर, मिटाते हैं, अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक माना जाता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से मैं तुम्हारे लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर। खैर, ये तो जैसा तुम जानते हो बेटा क्रैश कोर्स सीरीज है, तो चीज़ों को देखते हुए चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम सारा कुछ बता देंगे इसमें तो बेटा कोर्स कैसे खत्म होगा। और खैर, टेंशन नहीं लेनी है, बस तुम्हें हमें फॉलो करना है। वो तो हम शुरुआत से कहते हैं, हम तुम्हारी नैया पार लगा देंगे बेटा। आगे ध्यान से, आगे ध्यान से, आगे ध्यान से। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस को जोड़ने का तरीका। 2 तरीके होते हैं बेटा, 2 तरीके। पहला वाला तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा वाला तरीका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सरल है, बहुत सरल है। मैं एक तरीके से इसे, मैंने अपनी एक दिमाग में एक ट्रिक बना रखी है, तुम भी फॉलो करना, शायद अच्छी लगे तुम्हें तो फॉलो कर लेना। मैं तो उसको ऐसे याद करता हूँ हमेशा, शायद इसी वजह से याद रह जाता है मुझे। खैर सुनो, सीरीज में क्या होता है बेटा, बैटरी एक लो और 3 रेसिस्टेंस को ऐसे करके जोड़ दो, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या करना बेटा, इसको मानो R1, इसको मानो R2, इसको मानो R3। ठीक, यहाँ पे क्या करो, फिर से 3 रेसिस्टेंस ले लो, R1, R2, R3। ठीक है, जोड़ दिया सर हमने, बहुत बढ़िया तरीके से जोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, बहुत ही शानदार बैटरी लगा दी। ठीक, करना क्या है, इसको भी तो बोल दो R1, R2, R3। खैर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट है, ये पैरेलल का सर्किट है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बैटरी से जब करंट यहाँ से जाएगी इस तरीके से, तो मेरी बात अब आराम से सुनो। सीरीज में आई सेम होता है, सीरीज में जो यहाँ से करंट जा रही है वो तीनों में बराबर जाएगी, चाहे R1 में, चाहे R2 में, चाहे R3 में। बस ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लेना कि आई सेम रहता है सीरीज में, जितनी यहाँ से गई उतनी यहाँ से और उतनी ही यहाँ से। पर बेटा वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफरेंट। यहाँ पर वोल्टेज V1, यहाँ पर वोल्टेज V2 और यहाँ पर वोल्टेज V3। अच्छा, नेट वोल्टेज V था। ठीक, तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, जो बदल रहा है उसी को जोड़ दो, खत्म हो गई डेरिवेशन। जो बदल रहा है उसी को जोड़ दो। कौन बदला, वोल्टेज बदली है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V का फॉर्मूला ओम्स लॉ याद करो बेटा, ओम्स लॉ, I इंटू आर पढ़ाया था, I इंटू आर, तो V की जगह I इंटू आर, और यहाँ I1 इंटू R1 नहीं, I बेटा I ही रहेगा, क्योंकि I तो कॉन्स्टेंट है, I1 मत कर देना। IR1, IR2, IR3। क्या करना है बेटा, I को काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, ऐसे नहीं काटते, कॉमन लेके काटते हैं। ठीक है, तो R बराबर R1, R2, R3। तो ये हमारा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का बढ़िया सा ड्राइव हो गया। अब आते हैं पैरेलल में।
ऐसे याद रखना है। पैरेलल में क्या करना है बेटा, V को सेम कर दो, तीनों में V सेम रहेगा, जैसे यहाँ I सेम होता था वहाँ V सेम रहेगा, ठीक है। V सेम कर दिया हमने सर लो। अब यहाँ से जो करंट गई है बेटा 3 अलग अलग रास्ते में बट जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ से पाइप में अगर पानी जाएगा तो 3 अलग पाइप हैं तो अलग अलग हो जाएगा, खत्म। यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2, यहाँ करंट I3। अब क्या करें सर, सिंपल, जो बदल रहा है उसे जोड़ दो, जो बदल रहा है उसे जोड़ दो। बदल I रहा था तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I की जगह V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अच्छा V क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि V तो कांस्टेंट है ना बेटा। अब V कॉमन लेके काट दो यहाँ से, तो आ जाएगा 1/R1, आ जाएगा 1 इज इक्वल टू R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। एक बात याद रखना, एक लास्ट बात और बताने वाले हैं तुम्हें बहुत बेहतरीन सी। अगर ये तीनों रेसिस्टेंस सेम हुए, मतलब ये भी मान लो 2 ओम का है, ये भी 2 का है और ये भी 2 ओम का है, ये तीनों R के हैं, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगता है बेटा R इक्विवेलेंट के लिए, वो होता है R इक्विवेलेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला वो होता है R/N। N का मतलब कितने बार रिपीट किया, जैसे 2 2 2 तो आ जाएगा 2/3। जैसे 4 के हैं बेटा 4 4 4 तो आ जाएगा 4/3। तीनों 3 के हैं 3 3 3 तो आ जाएगा 3/3। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ और सिर्फ तब लगाना जब सारे रेसिस्टेंस सेम तरीके के हों। जैसे मैं यहाँ तुम्हें एक बार बता देता हूँ, जैसे मान लो एक रेसिस्टेंस 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ठीक है बेटा, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, तीनों 5-5 ओम के हैं। तो एक बच्चा तो ऐसे करेगा सर 1/5 1/5 1/5, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट कर दो 5/3, खत्म 5/3, क्योंकि तीनों से मिला रहे। तो तुम समझ गए होगा ये फॉर्मूला तुम्हें कब लगाना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं बहुत अच्छे से, और पावर वाले टॉपिक को भी, और जो बचे हुए टॉपिक है पावर एंड जूल्स, लॉ ऑफ हीटिंग, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे बहुत शानदार। तो तब तक के लिए बेटा ओके बाय, आगे मिलते हैं हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।